हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज के जो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं वो है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। ठीक है, देखो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। अपना ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। हर बार एक साल छोड़ के या कई बार लगातार भी ये टॉपिक पूछा जाता है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। ये समझने लायक ये टॉपिक है, ऐसे नहीं आप इसको रट पाओगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने की आप कोशिश करें। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन होता है वो उसका जो डायग्राम है उसकी बात करेंगे। फिर डायग्राम बना के उसकी जो वर्किंग प्रोसेस है उसकी अपन बात करेंगे, और वर्किंग प्रोसेस के बाद में उसकी एफिशिएंसी अपन कैलकुलेट करेंगे। तो 3-4 स्टेप में अपन इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको अपन क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर मैं अलग से एक डायग्राम बना देता हूँ इसका। ये कैथोड गन होती है, और आप जानते हो जो कैथोड गन होती है वो किसका काम करती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होते हैं, एग्जिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन गन की तरह ही क्या करती है, बिहेव करती है। ठीक है, अब ये कैथोड है तो ये जो बैटरी है ये किससे जुड़ा होगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है, जो इलेक्ट्रॉन गन है वो एक क्या हो, एक स्मॉल एरिया से क्या हो, पास हो। ठीक है, तो ये मैंने इसके लिए लगा रखा है। इसके बाद में मेरे को क्या लगाना है, यहाँ पर एनोड लगाना है। एनोड क्या काम करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करने का काम करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, कैथोड टू एनोड की तरफ एक्सीलरेट होंगे। ठीक है, अब एनोड है तो अपने को इसको किससे जोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एनोड हो गया। थोड़ी जगह कम पड़ेगी तो मैं इसको थोड़ा इधर बना देता हूँ, थोड़ा डायग्राम बड़ा है, दोबारा से बना देते हैं अपन इधर थोड़ा सा। देखो ये मेरा कैथोड हो गया, कैथोड है तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये मेरी बीम को पास करने की स्मॉल। फिर मैंने क्या लगाया यहाँ पर, एनोड लगाया। एनोड क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। अब एनोड है तो किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एनोड। अब इसमें क्या होती है, और ये अपना कैथोड। अब इसमें दो कैविटी होती है, एक पंचर कैविटी होती है और एक केचर कैविटी। क्या काम करती है, कैविटी तो आपको मैंने पढ़ाया था, पावर को स्टोर करने के काम आती है। ठीक है, या कंप्लीट देने के काम आती है। तो दो टाइप हो गए, एक बंचर और एक केचर। ठीक है, तो अब बंचर और केचर कैविटी है तो उसका अपन डायग्राम में यहाँ पर बना देते हैं। तो जो बंचर और केचर कैविटी है, ये एक कैविटी हो गई। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट कैविटी हो जाएगी। और ये लास्ट में अपना कलेक्टर, और इस कलेक्टर को मैंने कर रखा है ग्राउंड। ठीक है, अब देखो ये अपने पास में क्या है, इसको अपन बोलेंगे यहाँ से इनपुट देना अपने को। जो बंचर कैविटी है उस पर क्या देना है, इनपुट, और वो जो इनपुट होगा वो क्या होगा, आर एफ इनपुट। ये जो अपनी कैविटी है वो कौन सी कैविटी है, बंचर कैविटी। और ये अपनी जो कैविटी है वो कौन सी है, केचर कैविटी। और ये जो अपना है इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टर।
ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? मैंने केवल इसके कंपोनेंट्स बनाए, और कंपोनेंट्स में क्या है, किस किस की बात की है? सबसे पहले कैथोड, कैथोड की बात की है, और ये इससे कनेक्ट है, और इसको आप कर दो ग्राउंड, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात की? कैथोड। कैथोड के आगे मैंने क्या लगा रखा है? स्मॉल होल से पास होंगे, फिर एक्सीलरेट करने के कौन काम आएगा? एनोड। एनोड से जो इलेक्ट्रॉन्स जो बीम है वो कहाँ जाएगी? बंसर केविटी पे। बंसर केविटी पे अपन ने एक इनपुट लगा रखा है जिसको बोलेंगे अपन RF इनपुट, और बंसर केविटी से जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? कैचर केविटी पे, और कैचर केविटी से फाइनली किस पे कलेक्ट होंगे? कलेक्टर पे। अब जो ये कैचर केविटी, यहाँ से तो अपने को इनपुट देना है और आउटपुट लेना भी था, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे? RF, जहाँ से अपन आउटपुट ले रहे, इसको बोलेंगे अपन RF आउटपुट। अब बताओ किसी को डाउट? नहीं है किसी को डाउट? पक्का? अब देखो मैं कुछ इसमें और चीज़ें आपको बताता हूँ, और वो चीज़ें क्या है, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो टाइम है, मान लिया मैंने इस नोड पे, जो फर्स्ट नोड है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहाँ टाइम कितना है? T नोड। ये जो सेकंड है, इस सेकंड पे जब इलेक्ट्रॉन इससे एग्जिट होंगे तब टाइम मान लिया T1। फिर ये थर्ड जो कैचर केविटी है उसके फर्स्ट नोड पे आ रहे हैं तब टाइम मान लिया T2, और ये जो सेकंड नोड है इस पे आ रहे हैं तब T3। ध्यान रखना ये आप डायरेक्टली ऐसे ही अंदाजे से मत बनाना। T0, T1, T2, T3, ये क्या है? कुछ बच्चे क्या करते हैं, नहीं पता रहता ना उनको, तो ऐसे दो लाइन इधर खींचे, दो इधर, एक T0, T1, एक T2, T3, उनको पता ही नहीं है T0 क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। T0 क्या है? यहाँ पे जो बंसर केविटी है उसके फर्स्ट ग्रिड पे जब इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होंगे वो टाइम है T1। तो ये लाइन किसके, इसके जस्ट नीचे आपको डिनोट करना। T1 जब बंसर केविटी से इलेक्ट्रॉन एग्जिट हो रहे हैं तो उस टाइम जो टाइम है T1, तो ये किसके, इसके जस्ट नीचे बनानी है। ऐसे T2 टाइम क्या है? जो कैचर केविटी है उस पर इंसिडेंट हो रहे हैं वो टाइम है T2, और कैचर केविटी से फाइनली जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो टाइम क्या है? T3। अब बोलो किसी को कोई डाउट? पक्का ना? समझ में आ गया सबको यहाँ तक डायग्राम में? अब इसकी जो अपन लेंथ है वो भी मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ये है D, तो T0 से लेकर ये T0, ये T0, और यहाँ तक जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है L है, और ये D है, तो कितनी हो जाएगी? L प्लस T। और यहाँ से लेकर जो T3 वाला टाइम है वो कितनी हो जाएगी? D इधर है और D उधर है, तो L प्लस 2D। ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस डायग्राम में मैं एक चीज़ और मेंशन करनी है, बाकी अपना डायग्राम क्या है? कंप्लीट। यहाँ से अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बीम है, और ये थोड़ी सीधी बना लेना, ठीक है? अरे समझ आ गया ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम है। इलेक्ट्रॉन बीम, ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसके कंपोनेंट समझ लो आप, इसकी वर्किंग अपन अभी बात करते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। डायग्राम में सबसे पहले अपन ने एक कैथोड गन ली जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, इसको एक बहुत स्मॉल एरिया से पास करा है लाइन में। फिर अपने पास में एनोड है, एनोड इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करने के काम आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक एक्सीलरेट करेगा। फिर अपन एक बंसर केविटी लगा रही, बंसर केविटी से क्या होगा? अब देखो ये मैंने सॉलिड लाइन दिखाई यहाँ से यहाँ तक। सॉलिड लाइन का मतलब है कि कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल अपन ने लगा रखा है वो DC लगा रखा है। कितना लगा रखा है? DC। इसका मतलब V0 मैंने मान लिया इनके बीच में पोटेंशियल है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएंगे। DC वोल्टेज लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैथोड टू जो बंसर केविटी के फर्स्ट ग्रिड है उस तक जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो कौन सी वेलोसिटी जा रहे हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, या कांस्टेंट DC फील्ड अपन ने लगा रखा है। यहाँ से यहाँ तक समझ आ गया?
इसलिए मैंने सॉलिड लाइन से, और उसके बाद डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि मैं बंचर केविटी पे एक इनपुट लगा रखा हूँ, आरएफ इनपुट। आरएफ इनपुट मतलब साइनोसोडल या एसी इनपुट आपको लगा रहा हूँ। अब ये एसी इनपुट क्या करेगा, इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगा डीसी के साथ में, और फिर इलेक्ट्रॉन को अपने को देखना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या कांस्टेंट रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। फिर वो कहाँ पर जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक वो एनर्जी को गेन करेंगे। क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। कैसे करेंगे, उसकी वर्किंग अभी अपन यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल से समझेंगे। और फिर क्या करेंगे, कैचर केविटी से फाइनली कहाँ पर, कलेक्टर पे वो कलेक्ट हो जाएंगे। देखो ये अपना एक छोटा डायग्राम है टू केविटी क्लिस्ट्रॉन का। टू केविटी क्यों बोले, यहाँ पर दो केविटी, एक केविटी इनपुट देने का काम करिए और दूसरी केविटी आरएफ इनपुट जो एनर्जी अपनी पावर या एनर्जी स्टोर हुई है उसको कैच करने का काम कर रही है। डेरिवेशन आप सब कर लोगे, सब मेरे को पता है, बहुत इजी डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी है लेकिन हो जाएगी। लेकिन इसकी जो वर्किंग और इसका जो डायग्राम है ये आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है टू केविटी क्लिस्ट, ठीक है। क्या आपको डायग्राम इसका समझ में आना चाहिए। सबसे पहले इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको सबको समझ आ गया। कैथोड, एनोड, बंचर केविटी इनपुट देना है तो आरएफ इनपुट, कैचर केविटी इनपुट लेना है और उसके बाद में कलेक्टर। कैथोड नेगेटिव और वी नोट पोटेंशियल लगा दिया, ये एनोड हो गया। मैंने मान लिया फर्स्ट ग्रिड पे जो टाइम है टी नोट, फिर इजेक्ट हो रहा वो जो सेकंड ग्रिड है बंचर केविटी के टी1, कैचर केविटी की जो है ये टी2 हो गया, और जहाँ से इजेक्ट हो रहा है कैचर केविटी से वो टी3 हो गया। दोनों के बीच में ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल है, दोनों ग्रिड के बीच की डिस्टेंस डी है, तो यहाँ से यहाँ तक एल प्लस डी, एल प्लस टू डी। ध्यान रखना टी नोट, टी1, टी2, टी3 अपनी मर्जी से मत बना देना। अभी भी मैं बोल रहा हूँ ग्रिड के जो फर्स्ट है इसके जस्ट नीचे ही बनाना है टी नॉट, इसके नीचे टी1, इसके नीचे टी2, इसके नीचे टी3। ये देखो बिल्कुल ठीक है ना। कई बार मैं देखता हूँ कॉपियों में, जब ऑफलाइन क्लास में देखता हूँ ना तो वहाँ यही होता है, बच्चे कुछ भी मैं बोलता हूँ दिखाना कॉपी कल क्या फटा है, और जब देखता हूँ ना तो टी नॉट, टी1 दोनों लाइन खींच लेंगे, टी2, टी3 कहीं भी लाइन खींच लेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना। अब आपको, मेरे को लग रहा है कि डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। आप बोल रहे होंगे गुरुजी आगे चलो, चलो चलते हैं गुरुजी आगे। अब इसकी अपने को वर्किंग समझनी है, ठीक है। तो वर्किंग देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स ध्यान से समझ लेना। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं कहाँ से, कैथोड से। इलेक्ट्रॉन कैथोड से इजेक्ट हुए, हो गए गुरुजी। किधर मूव करेंगे, एनोड से एक्सीलरेट होते हुए किधर मूव कर रहे हैं, बंचर केविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। कहां पर, बंचर केविटी कर गए इलेक्ट्रॉन मूव, यानी बंचर इलेक्ट्रॉन केविटी, बंचर केविटी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए। अब देखना ध्यान से, टाइम उस टाइम कितना है, टी नॉट, और उससे पहले जो पोटेंशियल है, अब ध्यान रखना दो चीज यहां पर आएगी, एक तो पोटेंशियल, और पोटेंशियल को ऑलवेज कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, चाहे वी नॉट हो, चाहे V1 हो, चाहे V ऑफ टाइम टी नॉट पर हो, चाहे V ऑफ टाइम T1 पर, जो भी पोटेंशियल होगा सबको किससे दिखाएंगे, कैपिटल लेटर से। अब उस पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग उसकी क्या होगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अपन किससे दिखाएंगे, स्मॉल लेटर से। और इसमें तो आप रिलेशन जानते ही हो। अरे स्मॉल वी क्या होता है, √2e V0/m। वी नॉट होता है ना 1/2m। देखो यहां से ये m इधर आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जो वी नॉट होगा वो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो ये m इधर आएगा, ये v²/2, और ये eV0, ये एनर्जी होगी ना। अरे eV0 एनर्जी हो गई, एनर्जी क्या होती है 1/2mv², जानते हो सब, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी p²/2m। तो निकालोगे आप ऐसे, काइनेटिक एनर्जी p²/2m, p क्या होता है mv, तो m एक कैंसिल हो जाएगा तो 1/2m²। तो ये तो आपको समझ आ गया। अब मेरा जो उद्देश्य था, मैं क्या समझा रहा था, ये अपनी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी को अपन ध्यान रखना, पूरे जो डेरिवेशन होगा उसमें किससे दिखाएंगे, स्मॉल v से, और पोटेंशियल को कैपिटल V से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, चलो देखते हैं। ये फर्स्ट ग्रिड है, यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अपन ने क्या लगा रखा है, इनपुट लगा रखा है। क्या लगा रखा है, इनपुट, AC लगा रखा है। इसका मतलब जो कैपिटल V0 है उस पर एक साइनोसॉइडल या AC फील्ड अपने को लगाना।
वो इस पे क्या होगा, सुपर इम्पोज होगा। अब देखो इसकी वर्किंग, यहां से एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट होती। देखना, ध्यान से देखना, समझना सभी लोग। एक मैंने एसी फील्ड लगा रखा, ये रहा, ध्यान से समझ लेना बच्चों। अगर ये समझ नहीं आया तो गड़बड़ है। अगर इसकी वर्किंग आपको समझ में नहीं आई तो सब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, बिल्कुल क्लियरिटी से, अच्छे तरीके से। ये मैंने एक एसी फील्ड यहाँ पर लगाया, और ये एसी टाइम कौन सा है, साइनोसॉइडल। मान लिया मैंने कौन सा लगाया, V1, वोल्टेज V1 साइन ओमेगा टी। ये मैंने बाहर से एसी फील्ड लगाया, टाइम पे डिपेंड। और ये जो फील्ड है, साइन का कर्व ऐसे आता है, t इक्वल टू 0 पर साइन की वैल्यू 0 होती है, और ये ओमेगा टी के साथ में मैंने ग्राफ बना दी, ठीक है। अब भी अपने पास में एक साइकिल की मैं बात करूंगा कंप्लीट, और पॉजिटिव से नहीं नेगेटिव से करूंगा। यहां से ये साइकिल कंप्लीट, इस साइकिल की मैं बात करूंगा, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, इसी की क्यों बात कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगी। देखो, अब आप इस डायग्राम को देख के मेरे को बताओ कि कौन से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहां पर पहुंचेंगे। बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। सबसे पहले आपको पता है टाइम इधर बढ़ रहा है, तो सबसे पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यानी यहां से यहां तक के इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे पहले यहां पर पहुंचेंगे, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल। ये इससे ऊपर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका मतलब सबसे पहले जो इस ग्रिड पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो कौन से जा रहे हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल। टाइम इधर बढ़ रहा है ना, तो सबसे पहले इनिशियल टाइम पे यहां से यहां तक के यहां पर पहुंच गए। फिर नेक्स्ट क्या होगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद में इस पॉजिटिव साइकिल वाले इलेक्ट्रॉन पहुंचे। बताओ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अब इसको समझो, मेरे पास में बाहर से जो फील्ड लगाया था वो तो डीसी लगाया था, सुपर इंपोज कौन सा कर रहा हूं, एसी। अब ये क्या करेंगे, इसके साथ इंपोज होंगे तो क्या होंगे, सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन इससे पास हो रहे हैं, नेगेटिव वाले। फिर कौन से हो रहे हैं, जीरो का मतलब केवल यही बचा, ये तो जीरो है। और फिर कौन से पास हो रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल। अब बोलो गुरुजी मेरे को तो सब इलेक्ट्रॉनों को एक साथ क्या करना है, बंच करवाना है, तभी तो एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी। अरे एनर्जी मैक्सिमम कब मिलेगी, जब इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो एनर्जी मैक्सिमम थोड़ी मिलेगी। कब मिलेगी, जब सारे इलेक्ट्रॉन की एक बंच बन जाए। अब कैसे बंच बने, बोले गुरुजी वो तो पहले निकल गए, हम तो बाद में गए थे, कैसे पकड़ेंगे उनको। तो बोलो उनको धीरे कर दो और आपकी स्पीड बढ़ा दो। अरे 2 आदमी है, 3 आदमी अपने पास में, एक यहाँ बैठा है, ये बोलो पहले निकल गया, 5 सेकंड पहले निकल गया, ये अब निकला है, और उसके बाद में ये निकलेगा। अब इसको इससे पकड़वाना है, यानी तीनों का एक साथ बंच बनवाना है। तो वो बंच कब बनेगा, इसको तो मैं धीरे कर दूं, बोले तू धीरे हो जा, तू तेरी स्पीड से चल, और इसको मैं बोल दूं तेज चल तू थोड़ा, तो तीनों आपस में एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। ये अपने को इसको क्या करना है, ये जो इनके बीच में ये ड्रिफ्ट लेंथ बोलते हैं, बंचर केविटी और केचर केविटी पे, तो ये जो केचर केविटी है इसके जो इनिशियल ग्रिड है इस पे अपने पास में ये क्या हो जाने चाहिए, बंच इनका बन जाना चाहिए। क्यों बंच बना रहे हैं, क्योंकि अपने को पावर या जो एनर्जी है वो मैक्सिमम मिलनी चाहिए। जब इनका बंच बनेगा तो मैक्सिमम पावर, और मैक्सिमम पावर ये किसको ट्रांसफर करेंगे, कैचर केविटी को, और कैचर केविटी से अपने को मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। अपना यही तो उद्देश्य है, कि अपना उद्देश्य क्या है क्या होगा कि कैचर केविटी में से मैक्सिमम आउटपुट या ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले। तो कब मिलेगी वो, अब आपको पता ही है ये नेगेटिव फेज में, तो जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ में सुपर इंपोज होंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब क्यों जाएगी, क्योंकि ये कौन सा फेज है, नेगेटिव फेज। तो नेगेटिव फेज में जब इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और इस पे सुपर इंपोज होंगे तो इनकी स्पीड कम। इसका मतलब यहां से जो जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इससे, वो क्या हो जाएंगे, स्लो है। यहां पर 0 है तो वो उसी स्पीड से जाएंगे जो पहले थी, और यहां से जाने वाले क्या हो जाएंगे, फास्टर। ये आ गया क्या समझो, यहां से जाने वाले सारे इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएंगे, पहले आए स्लो चल रहे हैं, बाद में आए सेम, उससे बाद में आ रहे फास्टर हो गए। इसका मतलब यहां से जाने वाले इलेक्ट्रॉन, यहां से जाने वाले इलेक्ट्रॉन, और यहां से जाने वाले इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएंगे, किसी एक पॉइंट पर मिल जाएंगे, किसी एक पॉइंट पर इनका बंच बन जाए। यही काम अपने को यहां से समझना है या करना।
दोबारा से समझो। 2 केविटी क्लेस्ट्रॉन, सबसे पहले मैंने यहां से क्यों बात की, अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर यहां से करता तो ये पॉजिटिव साइकिल पहले आता, और पॉजिटिव साइकिल अगर इनसे मिलता तो पहले वो तो पॉजिटिव में फास्टर और फास्टर हो जाते, इसका मतलब पहले आ रहे हैं और फास्ट हो गए, इसका मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो इनको कभी पकड़ ही नहीं पाते। काम क्या करना है, बंच बनाना है। तो बंच कब बनेगा, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव हाफ साइकिल वाले वो पहले मिलेंगे तो स्लो जाएंगे, क्योंकि टाइम इधर से चल रहा है तो सबसे पहले स्लोअर, फिर सेम, फिर फास्टर। तो ये स्लो गए, ये सेम है, और ये बाद में आ रहे फास्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये फास्ट हो रहे हैं, ये पहले चल गए धीरे। अब ये ऐसे मत देखो, इधर से टाइम इधर से चल रहा है तो आप इनको इधर भी बना सकते हो ऐसे। अरे टाइम इधर चल रहा है ना, तो मैं दिखाऊंगा तो इधर। अब आप देख रहे हो कि गुरुजी ये तो बहुत दूर है, ये बहुत पास है, तो ये तो पहले चला जाएगा। अरे नहीं बेटा, इधर से चलेंगे तो ये सबसे पहले ये आएंगे, तो ये स्लोअर वाले हैं, ये तेज चलेंगे तो तेज जा रहे हैं, ये बाद में, इसके बाद में आए तो ये सेम, और ये सबसे बाद में आए तो ये फास्ट। ठीक है, डिस्टेंस नहीं, टाइम के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, नॉट डिस्टेंस। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ये 5 सेकंड, ये मान लो जैसे 10 सेकंड पे और ये 15 सेकंड पे रवाना हो, तो 5 सेकंड वाला आगे पहुंच जाएगा ना। ठीक है, अब आ गया होगा समझे सबको, अरे आ गया ना सबको समझे, टाइम के रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं। तो इन तीनों की यहाँ बंच बनेगी, वो बंच अगर इस वो जो कैचर कैविटी इससे अपोजिट, जिसको रिटार्डेड फेज है, सेम फेज में तो एनर्जी गेन करते हैं, और जो रिटार्डेड या अपोजिट फेज होता है उसमें एनर्जी ट्रांसमिट या उसको देते हैं। तो रिटार्डेड फेज में जब इस कैचर कैविटी से वो मिलेंगे तो उसको अपनी कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। जैसे इसको ट्रांसफर की एनर्जी, ये तो अपन आउटपुट ले लेंगे, और वो फाइनली किस पे कलेक्ट हो जाएंगे, कलेक्टर पे कलेक्ट हो जाएंगे। यहां तक कि राम कहानी सबको समझ आ गई होगी, अरे आ गई सबको समझ में। चलो अब अपन इसकी डेरिवेशन करते हैं, और एक बहुत ही सिंपल डेरिवेशन, जो कहानी अपन ने इसमें की है वही अपने को डेरिवेशन में करनी है। मैं डायग्राम अभी नहीं मिटा रहा, क्योंकि डायग्राम अभी अपने को काम में आएगा। सबसे पहले यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, इनिशियल इलेक्ट्रॉन। इनिशियल इलेक्ट्रॉन के लिए जो पोटेंशियल है वो कितना लगा रखा आपने, V0। इसका मतलब जो उनकी स्पीड होगी स्मॉल v, और वो कितनी हो जाएगी, √2eV0/m। ये कैसे आया अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये क्या है, इनकी V0 है तो इसको V0 भी मान सकते हो, और इसको अपन लिखेंगे वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है, इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन है डीसी पोटेंशियल V0 से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पोटेंशियल को कैपिटल से लिखना है और इस वेलोसिटी को स्मॉल से लिखना। यहां तक ही रामखानी आ गई समझो, पक्का। चलो आगे चलते हैं। अब अपने को पता है जैसे इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, बंसर कैविटी के फर्स्ट ग्रिड पे जाएंगे, तो अपन ने बाहर से इनपुट लगा रखा है, और मैंने उस इनपुट की वैल्यू मान ली Vs, और उसकी वैल्यू मान ली V1 sin ओमेगा टी। मैंने बोला पोटेंशियल किससे लिखेंगे, कैपिटल, तो किससे लिखा, V कैपिटल लेटर से। स्मॉल के में गांठ लगाऊंगा, कैपिटल के गांठ नहीं लगाऊंगा, तो आप समझ जाए। अब गांठ नहीं लगी हुई तो कौन सा है, कैपिटल लेटर, और अगर गांठ लगा दी तो स्मॉल लेटर। गांठ का मतलब वेलोसिटी। ठीक है, आ गया समझे। चलो अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये जो V1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ Vs, V1 ये लेस V0 होना चाहिए। गुरुजी ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी देर में आ जाएगा। अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन आगे काम में लेंगे, और वो बाइनोमियल एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है जब ये जो बाहर से आपने इनपुट लगाया उसकी वैल्यू कांस्टेंट पोटेंशियल से कम हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो अपन डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। अपना काम क्या है, उसकी एफिशिएंसी निकालना या मैक्सिमम आउटपुट लेना, और ये कब पॉसिबल है, जब V1 लेस V0। आगे क्या समझे सबको। चलो अब देखो अपन, ये जो RF इनपुट है ये यहाँ पर सुपर इम्पोज होगा ना T1 टाइम पे। अब मैं T0 से T1 के बीच की जो लेंथ है वो अपने को कितनी दे रखी है, D। तो मैं अगर इनके जो टाइम डिफरेंस है कहाँ से कहाँ तक, जो फर्स्ट से जो यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जो बंसर कैविटी से इंसिडेंट और इजेक्ट हो रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस D है, तो उनका टाइम डिफरेंस निकालूँ तो टाइम डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे टाइम T1 है और यहाँ पे T0, तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T0। टाइम क्या होता है बताओ, T1 माइनस T0 क्या होगा, लेंथ अपॉन वेलोसिटी होता है क्या।
अरे लेंथ अपॉन वेलोसिटी, लेंथ कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी लिख रखी है ना ये डी, और इनकी जो वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन है वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और वो लगभग अप्रोक्स लिख सकता हूँ ना इसको वी नॉट। मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक सुपर इम्पोज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लगभग स्मॉल वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। जब ये इनपुट यहाँ पर सुपर इम्पोज होगा तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इजेक्ट होने के बाद तो उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अपन ने क्या निकाल लिया, दोनों का टाइम डिफरेंस निकाल लिया, और जो टाइम डिफरेंस है बंसर गैप में जो टाइम डिफरेंस है वो मिल गया अपने को टो T1 माइनस T0, और उसकी वैल्यू कितनी है D बाई वी नॉट। यहाँ तक कोई डाउट? अब अपने को क्या करते हैं, जैसे इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा टी, और ओमेगा टी आप जानते हो क्या होता है, फेज होता है। लेकिन यहाँ पर अपने जो माइक्रोवेव फिजिक्स में टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन है, इसमें जो इसका नाम होगा वो क्या होगा, एवरेज गैप ट्रांजिट एंगल। कैसे देखो, एवरेज गैप ट्रांजिट एंगल किससे मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा से, ओमेगा टो ओमेगा T1 माइनस T0 कितनी वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा डी अपॉन वी नॉट। ठीक है, और इसी को बोलते हैं थीटा जी, थीटा एंगल, जी ट्रांजिट एंगल गैप। क्यों बोल रहे हैं, यहां से यहां तक कि इस गैप को पार कर रहे हैं, इस गैप को पार करने की वजह से तो उसका नाम हो गया गैप। ट्रांजिट कर रहे हैं ना, बाहर निकल रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब गैप ट्रांजिट एंगल। एवरेज क्यों बोला, एवरेज की बात करें कितना एवरेज टाइम उनको लग रहा है, तो इसलिए इनका नाम क्या हो गया, एवरेज गैप ट्रांजिट एंगल। थीटा जी से डिनोट किया, वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा टो ओमेगा T1 माइनस T0 ओमेगा डी बाई वी नॉट। अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ से इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एवरेज वैल्यू तो उस पर सुपर इम्पोज करानी है। तो एवरेज वैल्यू जो इसकी है वी एस की, वो क्या हो जाएगी, वी एस की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई टो, कहाँ से कहाँ तक टाइम, T0 से T1, इन दोनों का एवरेज टो हो गया, V1 साइन ओमेगा टी और साथ में डी टी। ठीक है, अरे कर सकते हो सिंप्लीफाई इसको, सबको आता होगा ना ये तो करना। देखो क्या वैल्यू आएगी, V1 अपॉन टो कोस साइन ओमेगा टी का माइनस कोस ओमेगा टी का ओमेगा और T0 से T1 कितनी वैल्यू आ गई, माइनस V1 अपॉन ओमेगा टो कोस ओमेगा T1 माइनस कोस ओमेगा T0। यहाँ तक बोलो किसी को डाउट? माइनस साइन को अगर आप इंक्लूड कर लोगे, V1 अपॉन ओमेगा टो कोस ओमेगा T0 माइनस कोस ओमेगा T1। ओमेगा T1 की वैल्यू अभी आपने पढ़ी थी, ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T0 ओमेगा डी अपॉन वी नॉट, थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है। वैल्यू पुट कर दो, तो जो एवरेज वैल्यू ऑफ वी एस है वो क्या लिख सकता हूँ, V1 अपॉन ओमेगा टो कोस ओमेगा T0 माइनस कोस ओमेगा T0 की T1 की जगह ये इधर आ जाएगा, ओमेगा T0 प्लस ओमेगा डी अपॉन वी नॉट। बोलो यहाँ तक डाउट किसी को? अब कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला आप जानते हैं, या कोस ए माइनस कोस बी कुछ भी लिख सकते हो आप। तो कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस कोस बी क्या होता है, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अरे कोई डाउट है क्या, नहीं है? चलो सिंप्लीफाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो। तो वी एस एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 अपॉन ओमेगा टो माइनस टू, तो माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू, इन दोनों को जोड़ दो तो साइन ओमेगा T0 प्लस ओमेगा T0, 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो बच गया ओमेगा T0 प्लस ओमेगा डी अपॉन 2V0। ये तो आ गई फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड साइन ए माइनस बी, तो ओमेगा T0 माइनस ओमेगा T0 कैंसिल, माइनस ओमेगा डी अपॉन 2V0, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं, चलो रहने दो एक बार, इसको माइनस को इससे कैंसिल कर दी। ठीक है, ओमेगा टो किससे दिखाया था, थीटा जी से। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, और इसको क्या लिख सकता हूँ, वी एस की एवरेज वैल्यू, माइनस माइनस कैंसिल, V1 अपॉन ओमेगा टो क्या हो गया, थीटा जी, और ये 2 को नीचे भेज दूँ, और ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा T0 प्लस ओमेगा डी बाई वी नॉट,
थीटा जी डिवाइड बाई 2 साइन क्या आ जाएगा ओमेगा डी बाई वी नॉट थीटा जी बाई 2। आ गया यहाँ तक समझ में? अरे आ गया क्या समझ में? चलो क्या वैल्यू आ गई फाइनली? फाइनली क्या वैल्यू आ गई? वी एस एवरेज वैल्यू V1 साइन, पहले इसको लिख रहा हूँ मैं, थीटा जी बाई 2 और डिवाइड में थीटा जी बाई 2 और साथ में साइन ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी बाई, ये अपने पास में एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल की आ गई। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये जो साइन थीटा जी बाई 2 है और डिवाइड में थीटा जी बाई 2 है, इसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, बीटा से डिनोट करते हैं इसको, बीटा। और क्या वैल्यू होती है? साइन थीटा जी बाई 2 डिवाइड में थीटा जी बाई 2, और इसको क्या बोलते हैं? कपलिंग कांस्टेंट या बीम कपलिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बीम कपलिंग कांस्टेंट। अब आप बोलोगे इतनी रामखानी गुरुजी करने की क्या जरूरत थी? बेटा इसलिए जरूरत थी कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन अब इजेक्ट होंगे तो उनकी वेलोसिटी या जो पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल से डिफरेंस से वो मूव कर रहे हैं, वो वी नॉट नहीं रखे, अब कौन सा हो जाएगा? वी नॉट प्लस वी एस। ठीक है, जो डीसी फील्ड था उस पर अपन ने कौन सा फील्ड सुपर इम्पोज कर दिया? एसी फील्ड सुपर इम्पोज कर दिया। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब अपने पास में उनकी जो वेलोसिटी है कहाँ पर, जब वो टाइम किस पे रिएक्ट होंगे? T1 पे। तो देखो वेलोसिटी कहाँ पर, जब टाइम वो T1 पर इजेक्ट होंगे उस टाइम उनकी वेलोसिटी क्या होगी? तो अभी अपन ने पहले पढ़ा था वी नॉट, कितनी वैल्यू पढ़ी थी? √2e वी नॉट बाई एम, यही पढ़ी थी क्या? अरे यही पढ़ी थी। तो अब कितनी हो जाएगी? √2e बाई एम, लेकिन इस बार जो पोटेंशियल है वो वी नॉट न है कि क्या हो जाएगा? वी नॉट प्लस वी एस। क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोज हो गया ना एक और फील्ड यहां से इनपुट लगाने से, और ये इनपुट लगाने से अब जो टाइम T1 पे फील्ड है वो वी नॉट प्लस क्या हो गया? वी एस। बात समझ आ गई होगी सबको? टाइम T1 पे वेलोसिटी। अब वी एस की वैल्यू आपने अभी पढ़ी, ये रही V1 साइन थीटा जी बाई 2 बटे थीटा जी बाई 2 और साइन ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी बाई 2। इसको अपन ने मान लिया बीटा, तो बीटा आई या बीटा भी अपन इसकी जगह लिख सकते हैं। तो क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ? v ऑफ टाइम T1 पे क्या लिख सकता हूं मैं? 2e बाई एम वी नॉट प्लस V1, ये क्या हो गया? V1 ये बीटा आई और ये साइन ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी बाई 2 और रूट का मतलब पावर 1 बाई। ठीक है, इस वी नॉट को बाहर निकाल लो। क्यों निकाल रहे हैं? थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 2e वी नॉट बाई एम, यहाँ से बाहर आया तो यहाँ तो 1 बच गया और यहाँ क्या बचा? V1 बीटा यहाँ है नहीं तो भाग लगा दो और ये क्या बन गया? साइन ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी बाई 2 और इसकी पावर, ये रूट में है ना तो √2e वी नॉट बाई एम क्या बन गया? तो ये v, ये टाइम T1 पे क्या लिख सकता हूँ? वी नॉट, ये बन गया वी नॉट और साथ में 1 प्लस V1 बीटा आई वी नॉट और साइन ओमेगा टी नॉट है, साइन ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी बाई 2 और इस पूरे की पावर, ये अपने को मिल गई टाइम टी पर वेलोसिटी। ठीक है, VT1 क्या आ गया? ये वी नॉट, स्मॉल वी नॉट है, ये वेलोसिटी है दोनों और ये दोनों पोटेंशियल है। 1 प्लस V1 बीटा ई बाई वी नॉट साइन ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी बाई 2। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्या 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 काम कर लिया यहाँ तक अपन ने? 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन का डायग्राम समझा। 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन के डायग्राम के बाद में अपन ने क्या समझी? उसकी वर्किंग समझी कि 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन कैसे काम करता है, कैसे अपने को मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। उसके बाद में अपन ने क्या बताया? वो शुरू में क्या कर रहा है जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, फिर उस पर क्या कर रहे हैं अपन? एसी जो फील्ड है वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं। सुपर इम्पोज होने के बाद में जो फाइनल वेलोसिटी अपने को टाइम T1 पर है वो क्या मिलेगी? यहाँ तक सबको रामखानी समझ आ गई? चलो नेक्स्ट अब अपन चलते हैं इसमें बंचिंग प्रोसेस। किस पे चलते हैं? इसको एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, टी नोट की जगह T1 में भी। और टी नोट और T1 में आपको एक रिलेशन पता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर देख लो एक बार, दोनों में से जिसमें भी आपको वैल्यू पूछे दोनों में किसी में भी आप पुट कर सकते।
v ऑफ t1 v नॉट 1 प्लस बीटा आई v1 अपॉन v नॉट साइन ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी बाई 2 और इसकी पावर 1/2। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था एक और थोड़ा काम कर ले इसमें सिंप्लीफाई, v1 लेस लेस v नॉट, ये मैंने बताया था ना आपको शुरू में, ये बाइनोमियल एक्सटेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स, कब लिख सकते हो जब x लेस लेस 1 हो। अब ये छोटा है ये बड़ा, बड़ी संख्या का छोटी में भाग दोगे तो मान 1 से कम आएगा, और बहुत छोटा होने पर इसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। तो v ऑफ t1 क्या आ गया v नॉट 1 प्लस बीटा आई v1 1/2 पहले आ जाएगा तो 2v नॉट साइन ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी बाई। अब आपको पढ़ाया था मैंने ओमेगा t1 माइनस ओमेगा टी नॉट क्या होता है थीटा जी बाई, यही होता है ना, थीटा जी होता है, थीटा जी बाई 2 होता है। अरे ओमेगा t1 माइनस ओमेगा टी नॉट थीटा जी में रिलेशन बताया था ना, तो थीटा जी होता है, क्या होता है थीटा जी। तो ओमेगा टी नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना वी t1 तो वी नॉट 1 प्लस बीटा आई v1 2v नॉट साइन, देखो इसको ऐसे लिख लो, ये माइनस इधर है तो या इधर आके क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा टी नॉट, ये हो जाएगा, अरे ये होगा। अब ओमेगा टी नॉट की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो इस थीटा जी को इधर ले जाओ तो ये माइनस थीटा जी हो गया, तो क्या लिख सकता हूं ओमेगा t1 माइनस थीटा जी और प्लस थीटा जी बाई 2, तो -1 प्लस 1/2 कितना होगा -1/2। कर लेना है छोटी मोटी कैलकुलेशन, एमएससी के स्टूडेंट आप तो कर लोगे। इसकी वैल्यू मैंने बता दी ओमेगा t1 माइनस थीटा जी, तो ओमेगा t1 माइनस थीटा जी प्लस थीटा जी बाई 2 कितना बच जाएगा माइनस थीटा जी बाई 2। ये अपनी फाइनल क्या मिल गई टाइम t1 पर वेलोसिटी। अब अपने को क्या काम करना है नेक्स्ट, बंचिंग बनानी है। तो किस पॉइंट पे अपने को या उसके लिए जो लेंथ होगी ऑप्टिमम लेंथ l वो कितनी होगी, तो अपना जो सेकंड टॉपिक है इसमें वो क्या है बंचिंग प्रोसेस। कौन सा टॉपिक है बंचिंग प्रोसेस। बंचिंग मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, इसको दोबारा से समझ लो, 1 मिनट में लगेगा अपने को। ये वेलोसिटी अपने को ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। मैं इस वेलोसिटी को ऊपर लिख देता हूँ, ये काम आएगी अभी, ठीक है, या नीचे ले ऊपर लिख देते हैं, चलो ठीक है। वी t1 वी नॉट 1 प्लस बीटा आई v1 2v नॉट साइन ओमेगा टी नॉट में लिख देते हैं, t1 में माइनस आ जाएगा, ध्यान रख लेंगे अपन, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो। चलो मिटा दी। मैंने बताया आपने एक एसी फील्ड लगा रखा है, ठीक है, ये अब आपने एक एसी फील्ड लगा रखा। सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये टाइम है, इधर टाइम बढ़ रहा है, तो सबसे पहले इधर से इधर अपन चल रहे हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये सबसे पहले कहाँ एंटर करेंगे यहाँ पर, फिर कौन से यहाँ वाले और फिर यहाँ वाले, यानी सबसे पहले ये आए, इसका मतलब सबसे पहले ये आए और सबसे बाद में ये आए। अब अपने को क्या करना है, एक आदमी धीरे चल रहा है, एक आदमी पहले आ रहा है, एक बाद में आ रहा है, तो दोनों को मिलाना। तो क्या करूँ, जो पहले आया उसकी स्पीड धीरे कर दूँ और जो बाद आया उसकी स्पीड बढ़ा दूँ, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो कैसे मिलेंगे, सबसे पहले ये वाले आए ना, अब ये देखो नेगेटिव फेज है, जब नेगेटिव फेज में इससे मिलेंगे, इस डीसी वाले से मिलेंगे, तो नेगेटिव फेज में मिलने पर उनकी वेलोसिटी को वो कम कर देगा। इसका मतलब ये तो अपने आप ही क्या हो गए, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो क्या हो गए स्लोअर, क्या हो गए स्लोअर। यहाँ 0 है और 0 अगर किसी पे जोड़ोगे या घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ वाले क्या जा रहे हैं सेम स्पीड से जा रहे हैं और ये फास्ट जा रहे हैं। यहाँ से जो पॉजिटिव में जुड़ रहे हैं, पॉजिटिव में, इसका मतलब ये हो गए फास्टर। पहले आ रहे हैं स्लो हो गए, कोई आदमी पहले आया उसको वो धीरे चल रहा है, उसके बाद वाला जिस स्पीड से आ रहा है उसी से चल रहा है, और उसके बाद आने वाला फास्टर, यानी जिस स्पीड से आ रहा है उससे तेज हो गया। इसका मतलब तीनों मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। उनके लिए अपने को मैथमेटिकल कंडीशन निकालनी। तो मैंने मान लिया ये टाइम है, वो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो टी है, यहाँ से जा रहे हैं टी बी, यहाँ से जा रहे हैं टी सी, और वो यहाँ पर जो ये केविटी है इस पे कौन से साइकिल में मिलने चाहिए, रिटार्डेड फेज। रिटार्डेड मैंने बताया नेगेटिव फेज में क्यों मिलने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव फेज में ही मैक्सिमम
जो पावर है वो क्या करेंगे, वो कैचर कैविटी को ट्रांसमिट करेंगे। इसलिए मैंने इस पॉइंट पर ये क्या कर रहे, तीनों यहाँ से जाने वाले, यहाँ से जाने वाले और यहाँ से जाने, ये तीनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, और इस पर मैंने जो टाइम मान लिया वो टी डी मान लिया। आगे समझे, और आ गया समझे। अब जो इलेक्ट्रॉन है अपने को क्या क्या काम करना है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनके लिए कितनी लेंथ होगी, यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए कितनी होगी, और यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए कितनी होगी। टी ए, टी बी, टी सी और टी डी की जो लेंथ है अपने को निकालनी, और सबके लिए किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे सब मिल गए ना एक जगह, तो इसके रेस्पेक्ट में अपने को निकालनी। तो सबसे पहले मैं अगर डेल्टा एल की बात करूँ, डिस्टेंस डेल्टा एल कौन से वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, टी बी इलेक्ट्रॉन वाले के लिए जो यहाँ से जा रहे हैं, उनके लिए जो डेल्टा एल है लेंथ, वो क्या होगी, वी नॉट और टी डी माइनस टी बी, अरे यही होगी, बोलो। और ये जो v है ये कौन सा आएगा, स्मॉल लेटर, वेलोसिटी होगी ना, क्या होगी, वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी होगी ना v नॉट, क्योंकि लेंथ क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ क्या होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब ये v नॉट क्यों लिखा मैंने आपको, आप बता सकते हो। इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, आपको पता है जीरो है, यहाँ पर जो बाहर से फील्ड लगा रहे हैं वो जीरो है, इसका मतलब वो कौन सी स्पीड से जाएंगे, जो इनिशियल स्पीड थी उसी से जाएंगे। अब कौन से वाले की बात करूं मैं, टी ए वाले की बात करूंगा, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, वी, यहाँ से स्पीड क्या हो गई उनकी पहले के रेस्पेक्ट में कम, तो मैं क्या लिख दूंगा, वी मिनिमम कितनी होगी वो यहाँ से निकाल लेंगे, और क्या लिखेंगे, टी डी माइनस टी ए, और फिर डेल्टा एल यहाँ से जाने वाले किसके लिए, टी सी टाइम के लिए। टी सी टाइम की बात करेंगे तो यहाँ से फास्टर हो गए, इसका मतलब वी उनकी स्पीड बढ़ गई, और टी डी माइनस टी सी। आगे समझे तीनों इक्वेशन, अरे तीनों समझ आ गए ना। यहाँ वाले सेम स्पीड से आ रहे तो वी नॉट, टाइम क्या हो गया, टी डी माइनस टी बी, यहाँ से स्लो हो गए तो टी वी स्पीड क्या होगी, लोअर मिनिमम हो गई, टी डी माइनस टी ए, यहाँ से जाने वाले फास्टर हो गए तो वी मैक्सिमम, टी डी माइनस टी सी। अब ये जो हाफ साइकिल है ना, तो हाफ साइकिल तो जानते हो, यहाँ से यहाँ तक जो ओमेगा की टर्म से बात करोगे तो पाई बाई टू ओमेगा, और यहाँ से यहाँ तक का भी जो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म से बात करोगे तो पाई बाई टू ओमेगा। अरे टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, ये तो जानते हो ना, एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो एक पूरा साइकिल कहां से कहां तक होता है, यहां से लेकर ये पूरा साइकिल है, ये है पाई, किसकी रेस्पेक्ट में बात करें अपन, पाई टाइम की बात है, तो 2 पाई बाई ओमेगा, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा, और ये आधा तो पाई बाई टू ओमेगा। आ गए समझ यहाँ तक। चलो अब अपने को क्या काम करना है, वी मैक्सिमम और वी मिनिमम की वैल्यू निकालनी हो, तो वो तो बहुत इजी है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इन तीनों को टीबी की टर्म्स में निकाल लेते हैं, क्योंकि टीबी पर स्पीड वी नॉट है ना, तो मैं इन दोनों को टीबी की टर्म्स में निकाल लेता हूँ। तो बताओ, सबसे पहले मैं टी ए वाले को टीबी की टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो टीबी और टी ए, टीबी से टी ए है या टी ए से टीबी है, वो पाई बाई टू ओमेगा आगे है, तो टीबी को मैं क्या लिख सकता हूँ टी ए की टर्म्स में, अरे टी ए को टीबी की टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, टीबी माइनस पाई बाई टू ओमेगा, तो क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एल। इस इक्वेशन की बात करें तो डेल्टा एल क्या हो जाएगी, वी मिनिमम टी डी माइनस टी ए क्या होगा, टी बी माइनस पाई बाई टू ओमेगा, यानी टी बी से पाई बाई टू ओमेगा पहले। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, वी मिनिमम टी डी माइनस टी बी प्लस पाई बाई टू ओमेगा, और जो डेल्टा एल लेंथ है वो टी, ये तो हो गई टी ए के लिए, टी सी के लिए बात करें तो वी मैक्सिमम, और उसमें क्या हो जाएगी टी डी माइनस पाई बाई टू ओमेगा प्लस हो जाएगा, तो टी बी प्लस पाई बाई टू ओमेगा, तो प्लस, और ये माइनस, तो ये माइनस पाई बाई। यहाँ तक किसी को डाउट, अरे तीनों लेंथ मिल गई। अब वी मैक्सिमम वी मिनिमम की वैल्यू निकाल ले, तो वी मिनिमम और वी मैक्सिमम की वैल्यू मैं इसको मिटा दूं, देखो यहाँ से वी मिनिमम तो कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है, -1, इसका मतलब वी नॉट 1 माइनस बीटा आई वी वन बाई टू वी नॉट, ये तो हो गया वी मिनिमम। वी मैक्सिमम कितना होगा, वी नॉट 1, इसकी वैल्यू +1 मैक्सिमम, तो 1 प्लस बीटा आई वी वन अपॉन टू वी।
इसका मतलब ये दोनों वी मिनिमम और वी मैक्सिमम की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं, तो देखो पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये ना दोनों फॉर्मूले, तो डेल्टा एल क्या हो गया, वी मिनिमम सबसे पहले तो वी मिनिमम वी नॉट 1 माइनस बीटा आई वी वन टू वी नॉट टी डी माइनस टी बी प्लस पाई बाई टू ओमेगा। सिंप्लीफाई कर लो, देखो वी नॉट इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो टी डी माइनस टी बी, ठीक है, फिर प्लस वी नॉट पाई बाई टू ओमेगा, फिर इससे इसको करो तो माइनस वी नॉट बीटा आई वी वन अपॉन टू वी नॉट टी डी माइनस टी बी, और लास्ट में प्लस वी नॉट पाई बाई टू ओमेगा, सॉरी इससे भी करना है ना मल्टीप्लाई, तो माइनस वी नॉट बीटा आई वी वन टू वी नॉट पाई बाई टू ओमेगा। ऐसे इसमें वैल्यू पुट करनी है तो डेल्टा एल वी नॉट वी मैक्सिमम 1 प्लस बीटा आई वी वन टू वी नॉट, और साथ में क्या वैल्यू आ जाएगी, टी डी माइनस टी बी माइनस पाई बाई टू ओमेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितनी वैल्यू आ गई, वी नॉट 1 को इससे करोगे तो टी डी माइनस टी बी माइनस वी नॉट पाई बाई टू ओमेगा, इसको इससे करोगे तो प्लस वी नॉट बीटा आई वी वन अपॉन टू वी नॉट टी डी माइनस टी बी, और इससे करोगे तो माइनस वी नॉट बीटा आई वी वन टू वी नॉट और साथ में पाई बाई टू ओमेगा। ये आ गई वैल्यू। अब 3 डेल्टा एल अपने को मिल रही है और तीनों डेल्टा एल में इधर मिटा देता हूं, एक तो अपने को मिली डेल्टा एल वी नॉट टी डी माइनस टी बी, ये तो टी बी से जा रहे हैं उनके लिए, ये टी ए से जा रहे हैं उनके लिए मिल गई ये वाली इक्वेशन, और ये जा रही है उससे। इसका मतलब तीनों किसी एक पॉइंट पर मिलने चाहिए, इसका मतलब ये तीनों एक पॉइंट पर मिलने चाहिए तो तीनों के लिए चीज सेम होनी चाहिए, और ये तीनों के लिए सेम होनी चाहिए, तो इस देखो वी नॉट टी डी माइनस टी बी वी नॉट टी डी माइनस टी, और ये इसका मतलब जो ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे, वी नॉट पाई बाई टू ओमेगा माइनस वी नॉट बीटा आई वी वन अपॉन टू वी नॉट टी डी माइनस टी बी और माइनस वी नॉट बीटा आई वी वन अपॉन टू वी नॉट पाई बाई टू ओमेगा, ये क्या हो जाना चाहिए 0। और ऐसे ये वाला जो नीचे वाला फैक्टर है ये भी क्या हो जाना चाहिए, दोनों क्या हो जाने चाहिए, 0 हो जाने चाहिए। आगे समझ आते, अरे आ गया ना समझे। जो सेकंड फैक्टर है ये भी मैं लिख देता हूँ, क्या वैल्यू, माइनस वी नॉट पाई बाई टू ओमेगा प्लस वी नॉट बीटा आई वी वन अपॉन टू वी नॉट टी डी माइनस टी बी और फिर माइनस वी नॉट बीटा आई वी वन अपॉन टू वी नॉट पाई बाई टू ओमेगा, ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना। ठीक है, अब इनको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से अपने को डेल्टा एल की वैल्यू मिल जाएगी, यानी टी डी माइनस टी बी की वैल्यू निकालनी अपने को। ठीक है, तो टी डी माइनस टी बी वाली टर्म आप क्या कर लो, एक तरफ रख लो और बाकी टर्म एक तरफ कर लो। देखो ये मिटा दो, तो यहां से देखो वी नॉट पाई बाई टू ओमेगा और उस दोनों को उधर भेज दो, बीटा आई वी वन अपॉन टू वी नॉट और स्मॉल वी नॉट भी कॉमन आ गया, तो यहाँ तो क्या बचा, टी डी माइनस टी बी और यहाँ क्या बचा, माइनस पाई बाई टू ओमेगा। अब ये जो टी डी माइनस टी बी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये जो टाइम डिफरेंस है ये पाई बाई टू ओमेगा से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं इसको नेगलेक्ट कर देता हूँ। तो जो टी डी माइनस टी बी है वो वैल्यू कितनी आ गई, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टी डी माइनस टी बी कितना आ गया, पाई कैपिटल वी नॉट
ओमेगा बीटा आई वी। ठीक है, ये अपने पास में टी डी माइनस टी बी की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से अपन डेल्टा एल निकाल सकते हैं, यानी किस लेंथ पे वो मिलेंगे। तो डेल्टा एल अपन आप जानते हो, डेल्टा एल क्या होता है, वी नोट टी डी माइनस टी बी। टी डी माइनस टी बी आपको मिल गया, तो वी नोट पाई वी नोट अपॉन ओमेगा बीटा आई वी, ये अपने मास में मिल गई डेल्टा एल, जिसका नाम होता है ऑप्टिमम लेंथ। ठीक है, ये अपने पास में लेंथ में। इसके लिए अपन टाइम भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टाइम, और करंट भी निकाल सकते हैं, या कितनी अपने को पावर मिलेगी, ये भी अपन इसके लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो टाइम होगा, टाइम तो आप जानते हो टी क्या होता है, एल अपॉन वी, और टाइम टी पे निकालना, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं वो किस वेलोसिटी जा रहे हैं इसमें, टाइम टी1 पे, वी ऑफ टी1। वी ऑफ टी1 की वैल्यू आप जानते हो, वी ऑफ टी1 ऊपर आपने लिखा था अभी, वी ऑफ टी1 कितना था, वी नोट 1 प्लस बीटा आई वी वन अपॉन 2 वी नोट साइन ओमेगा टी नोट प्लस थीटा जी बाई 2। ठीक है, ये यहाँ पर पुट कर दो, तो देखो क्या टाइम टी क्या आएगा, मिटा दो ये सब, ये समझ आ गया ना सबको। अरे सिंपल डेरिवेशन है, बस जोड़ बाकी गुणा भाग करने हैं। तो देखो ये t होगा l अपॉन वी टी वन, ये लोअर केस में रखना, तो ये तो वी नोट हो गया, और ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा आई वी वन 2 वी नोट साइन ओमेगा टी नोट प्लस थीटा जी बाई 2, और इसका इन्वर्स, इन्वर्स है तो ये वापस ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, तो क्या लिख दोगे, ये t हो गया, जो l अपॉन वी नोट है उसको आप लिख लो टी नोट, तो टी नोट 1 माइनस बीटा आई वी वन 2 वी नोट साइन ओमेगा टी नोट प्लस थीटा जी बाई 2, ये आ गया टी। ठीक है, ओमेगा टी की टर्म से आप लिखोगे इसको, तो ओमेगा टी नोट माइनस ओमेगा टी नोट बीटा आई वी वन अपॉन 2 वी नोट साइन ओमेगा टी नोट प्लस थीटा जी बाई 2। ठीक है, तो ये जो ओमेगा टी है ये बन गया थीटा नोट, ये बन गया एक्स, और माइनस साइन ओमेगा टी नोट प्लस थीटा जी बाई 2। ठीक है, आ गया समझ। और जो एक्स है इसको बोलते हैं बंचिंग पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको, बंचिंग पैरामीटर। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब अपने को यहाँ से क्या निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है कि करंट कितनी पास हो रही। तो करंट आप जानते हो क्यू आई टी होता है, इसका मतलब जो इनिशियल होगा चार्ज वो क्या होता है, आई जीरो डी टी जीरो। निकालनी अपने को क्या, आई टू टाइम टी टू पर करंट। तो टाइम टी टू पर करंट निकालने के लिए आप जानते हो जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, इसका मतलब इनिशियल जितना चार्ज होगा फाइनल भी उतना ही चार्ज होगा। तो अपन की कौन सी इक्वेशन काम मिलेंगे, चार्ज कंजर्वेशन। तो आई नोट डी टी नोट, टाइम टी टू पर करंट आई टू, और साथ में टाइम डी टी। इसका मतलब आई नोट इनिशियल पता है, अगर मेरे को ये पता चल जाए डी टी जीरो बटे डी टी टू, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, आई टू निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, आई टू निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे को एक इक्वेशन पता है टी की। किसकी इक्वेशन पता है, ये टी की। और ये टी की इक्वेशन क्या है, टी क्या होता है, टी टू माइनस टी वन, और टी टू माइनस टी वन क्या होता है, एल अपॉन वी नोट 1 माइनस बीटा आई वी वन अपॉन 2 वी नोट साइन ओमेगा टी नोट प्लस थीटा जी बाई, यही होता है। अरे यही होता है। अब अपने को क्या करना है, आप एक इक्वेशन जानते हो टो क्या होता है, टी वन माइनस टी नोट। टो की वैल्यू क्या होती है, टी वन माइनस टी नोट। इसका मतलब टी वन को क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, टी वन टो प्लस टी नोट। ठीक है, और कैपिटल टी नोट है वो है एल अपॉन वी नोट। इन सब को अपन यहाँ पर काम में लेंगे और इसकी डेरिवेशन सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो
फिर यहाँ से अपने को टाइम निकालना t2, तो t2 की वैल्यू कितनी हो गई, इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया t1 प्लस L अपॉन वी नोट, तो L अपॉन वी नोट हो गया कैपिटल टी नोट, फिर माइनस साइन टी नोट बीटा आई वी वन अपॉन 2v0 साइन ओमेगा टी नोट प्लस थीटा जी बाई, यही होगा। अरे यही होगा t2 इक्वल टू टी नोट। अब ये जो t1 है इसकी भी वैल्यू आप पुट कर दो, तो t1 की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, तो प्लस टी नोट। निकालना क्या है, dt2, तो dt2 क्या हो जाएगा, dt नोट माइनस टी नोट बीटा आई वी वन 2v नोट, टी नोट के रेस्पेक्ट में करोगे तो साइन का कोस ओमेगा टी नोट प्लस थीटा जी बाई 2 और ओमेगा बाहर आ जाए। पक्का। ये वैल्यू क्या होती है, बंचिंग पैरामीटर x, तो dt2 क्या हो गया, सॉरी टी नोट का डी टी नोट भी होगा ना, तो डी टी नोट तो बाहर आ गया, ये 1 माइनस एक्स कोस ओमेगा टी नोट प्लस थीटा जी बाई 2। ठीक है। निकालना क्या है, I2, तो I2 क्या हो जाएगा, आई नोट डी टी नोट अपॉन डी टी टू, इसका मतलब आई नोट ऐसे कैसे, डी टी नोट इसको इधर, तो इसको इधर भेजो तो ये 1 बाई हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स कोस ओमेगा टी नोट प्लस थीटा जी बाई 2। ये अपने पास में मिल गई करंट I2, टाइम t2 पर करंट, और ये क्या बोलते हैं, करंट मॉड्यूलेशन इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं अपन, करंट मॉड्यूलेशन। अब दो छोटे छोटे काम और बच गए अपने पास में, एक तो ऑप्टिमम लेंथ निकालना और एक इसकी एफिशिएंसी निकालना। तो ऑप्टिमम लेंथ तो देखो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। आपको इसकी एफिशिएंसी पूछता हूँ मैक्सिमम। ऑप्टिमम लेंथ देखो कैसे निकालोगे। अब आपको ये तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो करंट है वो किसका फैक्टर हो रही है, साइन और कोस का फैक्टर हो रहा है। तो अब दो काम और बचे अपने पास में, एक तो ऑप्टिमम लेंथ और इसकी एफिशिएंसी। तो देखो सबसे पहले ऑप्टिमम लेंथ। अब आपको पता है इसमें जो ऑप्टिमम लेंथ निकाला, तो इसमें अभी अपन ने देखा जो करंट है I2 उसकी वैल्यू साइन कोसाइन कोस की फॉर्म में मिल रही है। जब उसका अपन एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब जो उसका एक्सपेंड है वो किसके टर्म्स में लिख सकते हैं अपन, फूरियर कोफिशिएंट की टर्म्स में लिख सकते हैं। और फूरियर कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, ए नोट प्लस समेशन एन इक्वल टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन ओमेगा टी प्लस पी एन साइन एन ओमेगा टी, और टाइम टी कौन सा, t2 पे। ठीक है। और ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू आप जानते हो, ए नोट 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई I2, और क्या वैल्यू होगी डी ओमेगा t2, ये हो गया ए नोट। ऐसे आपके निकाल सकते हो ए एन 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई I2 कोस एन ओमेगा t2 डी ओमेगा t2। ठीक है। और ऐसे बी एन की वैल्यू, सॉरी पाई आएगा इसमें, ठीक है, और बी एन की वैल्यू निकाल सकते हो आप ऐसे 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई I2 साइन एन ओमेगा t2 डी ओमेगा t2। ऐसे अगर आप इसको वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करते हो तो आई की वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये बहुत ही टिपिकल बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो आपको क्या रखना है कि यूजिंग दीज प्रॉपर्टी एंड सोल्व अबाउ इक्वेशन देन वी गेट I2, या ए एन बी एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप अगर आप निकालना चाहो तो। ए नोट ए एन और बी एन इन तीनों की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, निकालने की कोशिश करना। ए नोट की वैल्यू आएगी आई नोट, ये तो सीधी आ जाएगी। ए एन की वैल्यू आएगी वो आएगी 2I0 जे एन एन एक्स 2I0 जे एन एन एक्स कोस एन थीटा जीरो प्लस एन थीटा जीरो।
ये आ गई ए एन की वैल्यू। और बी एन की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी 2I0 जे एन एन एक्स साइन एन थीटा 0 प्लस एन थीटा जी। ये वैल्यू आप इसमें रख दो तो I2 की वैल्यू आएगी आई नोट प्लस समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2I0 जे एन एन एक्स। ये दोनों सिंप्लीफाई करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस एन ओमेगा T2 माइनस टो माइनस टी। ठीक है। अब इसका जो ये कंपोनेंट है 2I0 जे एन एन एक्स, इसको बोलते हैं अपन फंडामेंटल कंपोनेंट। आई एफ, और क्या होगा वैल्यू 2I0 जे एन एन एक्स। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू, x की वैल्यू 1.841 पर इसकी क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। ये ध्यान रखना, है पूछ लेता है बहुत बार। x की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है कब मिलेगी, 1.841 पे। ठीक है। और x आप जानते हो x क्या होता है, थीटा 0 बीटा आई v1 बटे x क्या होता है, थीटा 0 बीटा आई v1 अपॉन 2v0। थीटा क्या होता है ओमेगा टी नॉट बीटा आई v1 अपॉन 2v0। ठीक है। टी नॉट क्या होता है एल अपॉन वी नॉट, तो टी नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल अपॉन वी नॉट। निकालना क्या एल, तो क्या हो जाएगा एक्स वी नॉट 2v0 डिवाइडेड ओमेगा बीटा आई v1। ठीक है। x की वैल्यू आपने निकाल ली, x की वैल्यू यहाँ रख देना 2.841, बाकी वैल्यू आपको देगा, मान रख लेना। तो ये जो l है वो कौन सी मिल जाएगी, x की वैल्यू 1.841 पर l ऑप्टिमम। ठीक है, आगे समझे। अब एक लास्ट टॉपिक और इसका, एफिशिएंसी। कौन सा टॉपिक है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आप जानते हो आउटपुट बटे इनपुट, नीटा से डिनोट करते हैं, तो पी आउटपुट बटे पी इनपुट। ठीक है। इनपुट तो आप जानते हो, जो इनपुट पावर होगी वो तो क्या होगी आई नोट वी नोट। और आउटपुट की अगर आप बात करोगे तो आउटपुट क्या होगी, I2 V2। किस पे डिपेंड करेगी, एक पैरामीटर एवरेज, और किस पे डिपेंड करेगी, बीटा नोट I2 V2 डिवाइड बाई 2। और ये जो बीटा नोट है ये क्या है, बीम कपलिंग कोफिशिएंट, यानी कितनी कपल हो रही है। जो बी नोट होगा उसको बोलेंगे बीम कपलिंग कोफिशिएंट। ठीक है। तो नीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पी आउटपुट बीटा नोट I2 V2 डिवाइड बाई 2 आई नोट वी नोट। I2 की वैल्यू भी पड़ी थी 2I0, कपलिंग परफेक्ट कब होगी जी, बीटा 01 होगा, बीटा 01, इसका मतलब क्या हो गई, परफेक्ट कपलिंग। ठीक है। I2 की वैल्यू पढ़ी थी आपने 2I0 जे एन एन एक्स, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, n इक्वल टू 1, तो 2I0 J1 x। ठीक है। x की वैल्यू 1.841, तो 2I0 ये मैक्सिमम कब होगा, x की वैल्यू 1.841, और 1.841 पे जो J1 1.841 होता है उसकी वैल्यू होती है 0.582। कितनी होती है, 0.582। ठीक है। और आगे समझे। और V2 को मान लिया मैंने V0, V2 को V0 वैल्यू पुट कर दो नीटा, तो बीटा नोट परफेक्ट कपलिंग के केस में 1 हो गया, ये 1 हो गया। I2 की वैल्यू 2I0 0.582 V2 V0 2I0 V0 कितनी आ गई नीटा की वैल्यू 0.582 या 58.2%।
50%। इसका मतलब अपनी जो 2 कैविटी क्लिस्टोन है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, 58.2 हो सकती है मैक्सिमम, और अप्रोक्स अगर बात करें तो कितनी होती है, 40%। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो भी मैं बता देता हूँ। जो एफिशिएंसी है वो तो कितनी होती है, 40%। पावर गेन कितनी होती है, 30 डेसिबल। अप्रोक्सीमेट अगर आप एफिशिएंसी की बात करोगे, अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी वो तो 40%, और इसकी जो गेन होगी, पावर गेन, जो पावर गेन वो 30 dB, 30 डेसिबल। और इसकी जो एवरेज आउटपुट पावर है, एवरेज आउटपुट पावर, अगर एवरेज आउटपुट पावर की बात करो तो ये तो वो होगी 500 किलोवाट, 500। ठीक है, ये अपनी 2 कैविटी क्लिस्टोन क्या है, कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे रिफ्लेक्स क्लिस्टोन। ये अगर आपको समझ आ गया तो रिफ्लेक्स में इतनी दिक्कत ना आएगी, वो बहुत ईजी टॉपिक